जय हिंद। इस वक्त आरजेएस पीबीएच की टीम जो है वो नीला हौज जैव विविधता उद्यान है, नीला हौज बायोडायवर्सिटी पार्क दिल्ली के अंदर है, अरुणा असर फली रोड पर। और वहाँ पर हम लोग प्रकृति की जो विविधता है, प्रकृति की गोद में इस समय है। और जो नीला हौज आप देख सकते हैं, ये जो है एक मृत प्राय लेक हुआ करता था 2016 में। और इसको दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल श्री नजीब जंग जी ने उद्घाटन किया था 2016 में, 11 नवंबर का दिन। और 11 नवंबर को आरजेएस पीबीएच की टीम यहाँ पर आई है और हम लोग, दुर्गादास आज़ाद जी पैनलिस्ट हैं आरजेएस पीबीएच के और प्रकृति प्रेमी हैं और यहाँ पर आए हुए हैं। और हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे जो नीला हौज और अरावली बायोडाइवर्सिटी दोनों पार्क के जो इंचार्ज हैं, जो सीनियर साइंटिस्ट हैं, श्री एम शाह हुसैन जी। तो आरजेएस पीबीएच आप परिचित भी हैं आप एम शाह हुसैन जी से। और अब जो है हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो डॉक्टर दिनेश जी, जो यहाँ नीला हौज में साइंटिस्ट हैं, ये भी आपको जैव विविधता के बारे में काफ़ी कुछ नई जानकारी देने वाले हैं। तो हम सभी आरजेएसियंस को चाहेंगे कि जो आरजेएस का संकल्प है सकारात्मक भारत उदय आंदोलन, उसके अंतर्गत हम लोग अपने जो अमृतकाल का सकारात्मक भारत पार्ट 2 किताब आएगी, उस किताब के अंदर ये प्रकृति की जो सौंदर्य हैं और प्रकृति के साथ कैसे जीना चाहिए, प्रकृति को और जीव जंतुओं के लिए किस तरह से पर्यावास की व्यवस्था, अपने घर के आसपास कैसे कुछ कर सकते हैं, यानी उसके प्रति सकारात्मक सोच रखना भी इस यात्रा का उद्देश्य है। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा इंचार्ज नीला हौज बायोडाइवर्सिटी पार्क श्री एम शाह हुसैन जी को, और जानना चाहेंगे कि ये जो हम लोग लेक देख रहे हैं, ये 2016 में किस स्थिति में था, आज ये कैसे एक बेहतरीन तालाब का रूप ले लिया है और उससे जैव विविधता पर क्या असर पड़ा। जी नमस्कार सभी को। जो ये नीला हौज की बात हो रही है, इसका हम थोड़ा इतिहास जान लें। बहुत संक्षेप में हम इतिहास जानेंगे, संक्षिप्त इतिहास जानेंगे इसका, कि ये लेक या हौज एक शब्द है और उसके अंदर ये लेक दिल्ली की, साउथ दिल्ली की सबसे बड़ी लेक हुआ करती थी, झील। और इससे पुराने समय में पीने का पानी सप्लाई होता था और दिया जाता था। उसके बाद जब भी विकास बढ़ता गया, इसका दायरा 7 हेक्टेयर था करीब पुराने समय में, और कम होते होते शायद 3 से 4 हेक्टेयर के उसमें रह गया। और उसके बाद एक इसका कहिए कि नेग्लेक्टेड रही है, इसको देखभाल इसकी नहीं हुई। और उस नेग्लिजेंस में इसके अंदर जो आसपास के गंदे पानी की जो चीज़ें थी वो इकट्ठा होना शुरू हुई, और वो गंदे पानी के फॉर्म में ये लेक जो थी बिल्कुल मृत घोषित हो गई। और एक तरह से सीवेज वाटर जिसे कहते हैं हम वो सीवेज वाटर आके इकट्ठा होना शुरू हुआ। और उसके बाद फिर 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए यहाँ पर एक प्रपोजल आया कि एक स्ट्रेट सीधा ब्रिज जो इस झील को काटता हुआ बने, जो बना। अब लोकल्स जो आसपास के लोग हैं वो काफ़ी इससे प्रभावित हुए और वो सीधा माननीय न्यायालय के पास गए कि भाई ये एक दिल्ली की लेक है और इसको बचाना चाहिए, किसी भी तरीके से इसको बचाया जाए। और माननीय तो उच्च न्यायालय ने इसको कहा कि इसको एक डायरेक्टिव दिया कि जो भी एजेंसी इसकी ओनरशिप है, जो लैंड ओनर एजेंसी है डीडीए, इसको रिवाइव करे और इसको बचाए। उसके बाद एक फ़ैसला आया और उस फैसले में ये हुआ कि इसका पुनर्जीवन किया जाएगा जैसे ये झील कभी हुआ करती थी। ये ज़मीन जो डीडीए की लैंड है, तो डीडीए का अपना एक जो प्रोग्राम है वो बायोडायवर्सिटी पार्क प्रोग्राम वो चल रहा था। और उसके बाद इसको दोबारा एक जैव विविधता उद्यान का नाम दिया गया, और फिर एक आया कि इसको दिल्ली विश्वविद्यालय को ये पार्क का काम दिया जाए और इसको जैव विविधता उद्यान का नाम दिया जाए। तो इसका नाम नीला हौज जैव विविधता उद्यान किया गया। लेकिन उसके साथ साथ इसमें ये कहा गया कि भाई इसको हमें नेचर बेस्ड सोल्यूशन या प्रकृति आधारित समाधान से हमें इसका काम करना है, कि नेचर जैसे काम होता है। और इसमें जो हम इसको एक रिवाइव करेंगे इस लेक को, उस लेक को रिवाइव करने के लिए हमें नेचर बेस्ड सोल्यूशन या समाधान का इस्तेमाल होगा। और उसके तहत हमने जो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड सिस्टम होता है उसके तहत हमने इसको बनाया। तो उसमें आपकी जो फिज़िकल फिल्ट्रेशन है
और जो फाइटो रेमेडियल या पौधे जो विशेष पौधे फ़िल्टर करते हैं गंदे चीज़ों को, सस्पेंडेड पार्टिकल को, उसका हमने इस्तेमाल किया। और उसको देखते हुए इस पूरे गंदे पानी को, जो थोड़ा सा गंदा पानी यहाँ पे इकट्ठा होता था और आते आते ये पूरी झील में समा जाता था, उस पानी को हमने एक ऐसा पानी बनाया जिसमें सारे जीव और सारे जंतु जो नदियों में या तालाबों में या और जगहों पर पाए जाते हैं वेटलैंड इकोसिस्टम में, वो आकर के जीवित हो सकें। तो आप एक नज़ारा देख सकते हैं कि ये इसके अंदर पक्षी भी हैं, जो पक्षी इसमें जलीय पक्षी हैं वो इसके अंदर रह रहे हैं। उसके साथ साथ जो एक आसपास का समावेश होता है, जो जैविकता होती है किसी तालाब के आसपास की, उसका समावेश किया गया और जो मूल प्रजातियाँ थीं आसपास उसको उगाया गया, जिसकी वजह से इसकी जैविकता बढ़ी। उसके साथ साथ इसमें जो आसपास जो एक एम्बैंकमेंट का वेजिटेशन लगाया गया, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। और जब तापमान किसी वेटलैंड का रेगुलेट होता है तो उसके अंदर की जो प्रजातियाँ वो बहुत अच्छी तरीके से प्रज्वलित होती हैं या उनका प्रजनन होता है, तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। अदरवाइज़ अगर आप तालाब को उसके आसपास के टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए वेजिटेशन नहीं देंगे या आप पौधे नहीं लगाएंगे तो शायद उस तरह की डाइवर्सिटी और उस तरह की वो चीज़ें मेंटेन नहीं हो पाएंगी। तो इसको हमने एक बिल्कुल उस प्राकृतिक रूप में आज लेकर के आए हैं। और ये छोटा सा प्रयास था और आज ये प्रयास जो है वो एनजीटी का एक मॉडल है, देश का एक मॉडल है। और इसके तहत ये संदेश गया हुआ है कि इस मॉडल को अपना करके हम छोटे छोटे जो तालाब हमारे हैं उनको हम रिवाइव कर सकें और उसके बाद नीला हौज़ को हम ले सकें उसको जा कर के। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये नीला हौज़ आपका है सामने, उसमें पक्षी भी हैं, आसपास का पौधा भी हैं और उसके साथ साथ एक बिल्कुल आप जी की परछाई जो आपको तालाबों में दिखती है कि शाम हो रही है, वो शाम में आपको ढलते हुए सूरज की परछाई, पेड़ों की परछाई, जो आम तौर पर कहीं नज़ारा आपको नहीं मिलेगा। कुछ मछलियाँ उसमें फुदक रही हैं, कुछ पक्षी उसमें जो है जलीय अपने कार्यकलाप कर रहे हैं। तो ये जो नज़ारा जो कभी हुआ करता था, शायद हम इसको वापस ले आके आ पाए। और एक पानी का जो रूप है, जो पानी बिल्कुल साफ़ पानी है, उसको आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल साफ़ पानी है और उसमें मछलियाँ फुदक रही हैं। तो एक इंडिकेटर है कि मछली हमेशा एक अच्छी मछली, जो बहुत सारी प्रजातियाँ मछलियों की हैं, उसमें रोहू है, कतला है या मृगल है, ये मछलियाँ हमेशा साफ़ पानी में होती हैं। और जो जलीय पक्षी हैं उसमें ज़्यादातर साफ़ पानी के पक्षी हैं। तो ये हम उसकी एक जो लेक का जो पुनर्जीवन करना था, जो माननीय उच्च न्यायालय ने इसको आदेश दिया था, उसको हम क्रियाकलाप जो करने का हम वापस को लेकर के आ पाए और हमने इसको एक प्राकृतिक रूप दिया और एक इसका पुनर्जीवन स्थापित कर पाए। तो इस तरह से एम शाह हुसैन जी ने जो कुछ भी बताया वो जैव विविधता के कई आयाम हैं जिसको मिलाकर यहाँ पर एक पार्क का निर्माण किया गया। ये दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा डेवलप किया गया है और दिल्ली में 7 ऐसे जैव विविधता के पार्क हैं अलग अलग आयाम लिए हुए। और आप देखिए, बिल्कुल आप दिखा रहे हैं, बिल्कुल साफ़ पानी है और अगर दिखाई दे रहा हो तो बिल्कुल साफ़ पानी है और काफ़ी जलीय जीव जो हैं, इसमें कोई महक नहीं है, ये बता रहे हैं। और ये जो झील है किसी ज़माने में मृत हुआ करता था, डेड हुआ करता था, प्रदूषित जल था, गंदा था, नालों का पानी यहाँ पे था, कूड़ा करकट भरे हुए थे। लेकिन 2016 की जो सकारात्मक सोच हुई डीडीए की और उसके बाद इस पार्क का निर्माण, जहाँ पर कई जीव जंतु आकर यहाँ पर आवास करते हैं, बल्कि कई पक्षी जो हैं, प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर समय समय पे आते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। अब आइए साइंटिस्ट दृष्टि से डॉक्टर दिनेश जी नीला हौज बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे और नई पीढ़ी को कैसे प्रेरित करेंगे कि जो जहाँ पर है वो जैव विविधता का ख्याल रखे, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जलवायु परिवर्तन के जो चुनौतियाँ हैं उसका सामना पूरा विश्व कर रहा है। डॉक्टर दिनेश जी को आरजेएस पीबीएच पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस में आमंत्रित करते हैं। जी डॉक्टर दिनेश जी। सबका नमस्कार। मैं डॉक्टर शाह हुसैन जी ने बहुत सारे चीज़ अच्छा से बता दिया और मैं एक चीज़ बताऊंगा, इसमें जो बहुत सारे फैक्टर्स होता है, हम कैसे समझ में आता है ये पानी साफ़ हो गया है ना। हमारा ये पहले पूरा कुछ
नाले आया था, गंदे नाले, उससे उससे अभी पानी साफ़ हो रही है। सो इसका मतलब आप कैसे समझ पाएगा, इसको कुछ टेस्ट्स वगैरह करना पड़ता है। मेन फैक्टर से आपका वाटर क्वालिटी में आपको पीएच होता है ना, उसका पीएच को एनालाइज करके वापस आपको पीएच नेदर टू मच अल्कलाइन या नेदर टू मच एसिडिटी, ये दोनों के बीच में, मतलब नियर अबाउट 7, इट कैन बी 6.5 और 7.5। उसके ऊपर जाएंगे तो एक साइड में ज़्यादा एसिडिक पानी हो जाएगा, उसमें आपको जैसा मछली वगैरह नहीं सर्वाइव कर पाएगा, या उसके ऑपोजिट साइड जाएंगे तो वो अल्कलाइन हो जाएगा। सो ये चीज़ हम समझना पड़ेगा, इसके लिए टेस्ट करना पड़ता है। और एक चीज़ बिल्कुल होता है, आपको जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो धीरे धीरे मरना शुरू होता है आपका सीवेज वगैरह पानी में। सो इसको हम जो बोलते हैं ऑक्सीजन का डिमांड होती है एक, है ना। दो चीज़ माइक्रोब्स और ऑक्सीजन, ये दोनों आपका ऑर्गेनिजम्स को डाइजेस्ट या लाइफ पानी को लाइफ दे सकता है। उसमें है ना, एक आता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये डायरेक्टली DO डिसॉल्व ऑक्सीजन को प्रोपोर्शनेट है, और एक है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। ये आपको केमिकल ऑक्सीजन कितना है, कितना काफ़ी है या कम है, ये सब चीज़ आपको मिलकर पानी को हम करना है। BOD और COD का लेवल हाई नहीं होना चाहिए, वेरस बायोलॉजिकल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा होना चाहिए। ऑक्सीजन ज़्यादा होने से प्रॉपर फंक्शंस होती है, यही चीज़ है। ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, गंदा नाले में, गंदा नाले साफ़ करके आने के टाइम आपका जो प्लांट्स वगैरह, हम एक इधर में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रखा है। बायो रेमेडिएशन एरियाज़ में आप जो पीछे में देख सकते हैं, पूरा बायोलॉजिकल रेमेडिएशन एरिया, इधर से पानी आने के टाइम आपको बिल्कुल पानी में ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ होकर इधर में आता है। और मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, ऐसा चीज़ जो नाला को आप एक वेटलैंड रिस्टोर कर सकते, इस तरीक़ा का चीज़ आप एप्लीकेशन लेवल पे आप जो छोटा गांव आजकल सब अर्बन्स या अर्बनाइजेशन होती है, उस एरिया में हम टारगेट करेंगे तो इस पानी को हम यूटिलिटी लेवल पे आप लेके जा सकता है। जैसा किसानों को पानी बहुत ज़रूरत पड़ेगा आपका क्रॉप्स के लिए, है ना। ये फार्मिंग एग्रीकल्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। आपका सीवेज ट्रीट हो गया, इस पानी को आप एग्रीकल्चर में दे दिया, फिर आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने का भी ज़रूरत नहीं। सो ये रिच कर देता है सॉइल, और आपका प्रोडक्ट्स भी बहुत ऑर्गेनिक हो जाता है। सो ये चीज़ एक बड़ी अचीवमेंट है, और इसके लिए बहुत सारे कोर्ट्स भी बहुत सारे आदेश दिया, वो लोग भी इधर में आकर कोर्ट का हाईएस्ट मजिस्ट्रेट्स वगैरह आकर देख कर गया, जस्टिस वगैरह, चीफ जस्टिस। सो ये भी एक फैक्टर है, वो लोग भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को भी दिया, ऐसा ऐसे बहुत सारे चीज़ बनाओ। सो इससे मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर दिनेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नीला हौज बायोडाइवर्सिटी पार्क में इस समय आरजीएस पीबीएच की टीम है और जो जैव विविधता है उसको समझने का प्रयास कर रही है। बहुत सारे तालाब आपने देखे होंगे, लेकिन तालाब के अंदर क्या कुछ है, ये मैं यहाँ के इंचार्ज जो एम शाह हुसैन जी हैं उनको आमंत्रित करूँगा कि ये जो तालाब जो नीला हौज का है बहुत ही प्लीजेंट है, साफ़ पानी भी है, और इसमें क्या ड्रैगन फ्लाई भी होते हैं जो कि डेंगू के मच्छर को खा जाते हैं, और क्या क्या इसमें जीव जंतु अभी भी तैर रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं। और इसको देखने से भी जो लोग यहाँ आएंगे, इस हरियाली से तो उनके फेफड़े निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। तो दिल्ली के अंदर है ये बताना आरजीएस पीबीएच पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस की आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, और एम शाह हुसैन जी जो यहाँ के इंचार्ज हैं, साइंटिस्ट हैं, और उनसे मैं जानना चाहूँगा। जी बताएं इस धन्यवाद मन्ना साहब। वेटलैंड एक आम आदमी के लिए एक सिर्फ एक पानी होता है, और उसका जहाँ पे इकट्ठा होता है, यहाँ जहाँ डिप्रेशन हो वहाँ पानी इकट्ठा हो जाए। बट वेटलैंड एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है या पर्यावास है, जिसमें कि बॉटम से लेकर के और ऊपर तक सारे के सारे जीवन का एक फॉर्म उसके अंदर होता है। बॉटम में आप कहिए फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, जो सूक्ष्म जीव जंतु हैं, जो कि लाइफलाइन उसके कहे जाते हैं। शायद अगर वो सूक्ष्म जीव जंतु हम उसको लेके चलें तो हमारा जो है वो वेटलैंड या तालाब एक फंक्शनल वेटलैंड रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर पूरी लेयर जो होती है वो आपकी जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, जिन फ्लोटिंग वेजिटेशन
और सबमर्ज्ड और देन उसके ऊपर का वेजिटेशन। तो ये सारा एक लेयर जो पूरी की पूरी खाने की जो होती है और फूड चेन जो मेंटेन होती है, वो सारा का सारा उसमें मेंटेन होता है। उसके बाद जो एनिमल कम्युनिटीज़ हैं या जो उसके अंदर जो एनिमल्स हैं, फिशेज़ हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं और बर्ड्स ऊपर लेयर पे आ जाती हैं। तो ये एक फंक्शनल वेटलैंड को फॉर्म करती हैं और इनका रोल जो होता है बहुत एक अलग होता है। किसी का डिफिकेशन मटेरियल कोई खा रहा है, किसी का डिफिकेशन मटेरियल कोई खा रहा है, कोई ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है उसके अंदर। तो ये जो वेटलैंड के अंदर जो यहाँ पर जो मेंटेनेंस हुआ उसका, एक तो जो डॉक्टर दिनेश ने हमारे कैलीग ने बताया कि मिनरल रिच है। सर्टेनली जब आप ये फ़िल्टर होकर के एक जोन से पानी आ रहा है तो ऑर्गेनिक फ़िल्ट्रेशन इसका हो रहा है। और एसटीपीज़ में आपके केमिकल या दूसरे फ़िल्ट्रेशंस होते हैं और ये ऑर्गेनिक फ़िल्ट्रेशन है और इसमें ऑर्गेनिक रिच जो है न्यूट्रिएंट मिलते हैं जो विटामिन की तरह काम करते हैं फसलों के लिए, क्रॉप्स के लिए। तो ये पानी भी हमारा अगर कहीं भी जा रहा है तो पीछे संजयवन से होता हुआ हौस खास और हौस खास से होता हुआ यमुना के अंदर कहीं ना कहीं मिल रहा है जो जाकर के रिच उसको बनाता है। और इसमें जो लाइफ है, आप कह लीजिए कि हर तरह की लाइफ है। और जो ड्रैगन फ्लाइज और डेमेसल फ्लाइज की बात है वो सर्टेनली वो हैं यहाँ पर और वो एक तरह से उनके अंडे उसमें जा कर के तालाबों में देते हैं वो, और वो तालाब उनके फिर वो उनके मच्छरों को खाती हैं बड़े होकर के। तो जो डेंगू के मच्छर हैं वो यहाँ पर उनको ये खाने के लिए तंत्र जो है वो भी एक भगवान ने पैदा किया हुआ, तो वो हैं। जब भी पानी साफ़ होगा तो शायद डेमेसल फ्लाई और ड्रैगन फ्लाइज वहाँ पर आएंगी, गंदे पानी में ये नहीं आएंगी। तो पानी साफ़ है, आप देख सकते हैं पीछे कि डेमेसल फ्लाई, ड्रैगन फ्लाइज भी हैं। और शायद हम सभी लोग यहाँ खड़े हैं और एक भी मच्छर का हमें एहसास नहीं हो रहा है, एक भी मच्छर का हमें एहसास नहीं हो रहा। अगर आप कहीं और जाइए तो जैसे शाम होते होते आपको 10-20 मच्छर काटना शुरू कर देंगे, बट शायद इस समय भी यहाँ पर एक भी मच्छर नहीं है। तो ये जो नेचर का तंत्र है, उस नेचर के तंत्र में जो एक फूड चेन और जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, शायद ये ड्रैगन फ्लाइज हमारी वो रोल अदा कर रही हैं कि हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के थ्रू जो आपके एजेंट्स होते हैं, जो कैरियर्स होते हैं डिजीज़ के, बीमारी के, वो उनको भी ख़त्म करने के लिए भगवान ने बनाया हुआ है। तो वो एजेंट्स ड्रैगन फ्लाइज हैं और वो वेक्टर्स जो हैं उनको ये खाती हैं। और ये तंत्र पूरा का पूरा एक साफ़ पानी के रूप में नीला हौज जो उभर के आया है और वो फूड चेन हमारी पूरी एक मेंटेन हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एम शाह हुसैन जी और डॉक्टर दिनेश जी। इस तरह से आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस जो है वो जगह जगह, इससे पहले हम लोग यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क गए थे और उसके बाद हम लोग अरावली जैव विविधता उद्यान भी जो बसंत विहार में है उसके बारे में भी आप लोगों तक जानकारी पहुंचाई। लेकिन ये अपने आप में एक अद्भुत नीला हौज है और नीला बिल्कुल, पानी भी बिल्कुल कहें तो नीला है। देखने में हरा इसलिए लग रहा है क्योंकि हरियाली चारों तरफ है, तो उसकी छाया जो पड़ती है तो ये हरियाली, और हरियाली जहाँ है वहाँ तो खुशहाली है। इस बारे में हम लोग बार बार कहते हैं। आप याद रखिए कि आरजेएस पीबीएच का जो पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस है, ऐसे ही जगह जगह पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव इंडिया, पॉजिटिव भारत दैट इज़ इंडिया, इसको लेकर हम लोग जगह जगह यात्राएं करके आप लोगों तक ये जानकारी इसलिए पहुंचाएंगे क्योंकि नई पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना और ये सतत एक सस्टेनेबिलिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, सतत विकास के लिए ज़रूरी है। नहीं तो सतत विनाश होता जा रहा है, प्रकृति में असंतुलन न हो। बच्चे से लेकर जितने भी लोग हैं, हम भारत के लोग, कम से कम अपने पर्यावरण पर ध्यान दें। अब मैं नीला हौज बायोडाइवर्सिटी पार्क में जो भ्रमण हुआ और आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस की टीम को आमंत्रित किया गया, तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आरजेएस पीबीएच के पैनलिस्ट दुर्गादास आज़ाद जी को आमंत्रित करूंगा, जो कि लाफ्टर एम्बेसडर भी हैं। दुर्गादास। मैं आरजेएस पीबीएच की तरफ से डॉक्टर शाह हुसैन और डॉक्टर दिनेश जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज दूसरी बार हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और इतना आनंद आया, और हमें अपने आप को थोड़ा बहुत ठंडी हवा या शुद्ध हवा मिलने से बहुत अपने आप को अच्छा भी लग रहा है, शांति भी मिल रही है। मन और तन और दिमाग तरोताज़ा हो गया और उनकी बातें सुनी जो बहुत ज्ञान देने वाली थी, और जिससे हमें इसके विज्ञान का भी पता चला कि किस तरह पानी साफ़ होता है। और इन्होंने हमें दिखाया भी, पानी दिखने में थोड़ा सा धुंधला लगता है या लगता है ये साफ़ नहीं होगा, जब उन्होंने
हाथ में लेके दिखाया तो पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, शुद्ध लग रहा था। तो इस तरह आकर हमें बहुत अच्छा लगा और हमारी ये कोशिश है इसको हम जन जन तक आरजीएस पॉजिटिव मीडिया के बिहाफ पर जगह जगह बताएं, लोगों को पहुंचाएं, ताकि लोग यहाँ पे आएं और इस प्रकृति के जो डीडीए ने भी मदद करी, गवर्नमेंट भी मदद कर रही है, इन लोगों की मदद से ये बहुत अच्छा यहाँ स्थान बनाया गया है जो रमणीक भी है, सुंदर भी है। हमने लोगों से भी बात करी, यहाँ लोग सैर करने आते हैं, प्रकृति का मज़ा लेते हैं और एंजॉय करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा दास आज़ाद जी। और बहुत ही मज़ा आया, आप लोगों को देखने में भी मज़ा आएगा। इस आरजेएस पीबीएच ने कई वीडियो बनाए हैं अलग अलग, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस पीबीएच और आरजेएस पीबीएच पॉडकास्ट पे आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और इसकी रिलीज़ भी बनाई जाएगी। अब एक फ़ोटो सेशन कर लेते हैं और अगले कार्यक्रम की जानकारी की इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का 42वां संस्करण जो दिल्ली के प्रगति मैदान में लग रहा है, वहाँ भी आरजेएस पीबीएच की बैठकें होंगी और उस पर भी आप निगाह बनाए रखिए। 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर 2023 तक ये सकारात्मक पत्रकारिता से सकारात्मक भारत निर्माण की जो कोशिश है, जो 9 साल से चल रही है, उसके एक नए आयाम, हालांकि हर साल हम लोग समर्थन देते हैं, स्वैच्छिक मीडिया समर्थन देते हैं, लेकिन इस बार चूंकि मेला बहुत बड़ा हो गया है, बड़े पैमाने पे लग रहा है, देश विदेश से बहुत सारे भागीदार आ रहे हैं और बहुत सारे स्टेट पेविलियन आ रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं, उद्यमी आ रहे हैं, वहाँ कारीगर आ रहे हैं, बुनकर आ रहे हैं, हस्तशिल्पी आ रहे हैं। क्या मज़ा आएगा भारत के भाई बहनों से मिलने का। दिल खोल कर हम लोग बातचीत करेंगे और आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे सकारात्मक पत्रकारिता के अंतर्गत। पॉजिटिव मीडिया फैमिली आएगी। और अब एक फ़ोटो सेशन कर लेते हैं और इसके साथ हम लोग समापन कर लेते हैं। जी, आप सभी को इसके साथ जय हिंद करते हैं हम लोग। ये एक सकारात्मक सोच जो 11 नवंबर, जो कि आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, 2016 में जो सकारात्मक सोच थी डीडीए की, और डीडीए ने ये दिल्ली के अंदर इस तरह का कि कहीं बाहर जाने की जगह अगर थोड़ा भी समय है तो आप यहाँ गुजार सकते हैं, महीने में 1 बार 2 बार आकर इस तरह के जैव विविधता उद्यान, किसी भी उद्यान जो नज़दीक है, 7 उद्यान हैं, आप गूगल पे डालिए, और चाहे आप यमुना बायोडाइवर्सिटी जाएं, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क देखें, या नीला हौज, जहाँ पर आज 11 नवंबर जो स्थापना दिवस है, 8 साल हो रहे हैं स्थापना दिवस के अवसर पर ही हम लोग यहाँ 11 नवंबर 2023 को आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस ने ये जानकारी आप लोग तक पहुँचाने की एक सफल कोशिश की है। आप सभी का धन्यवाद। शाह हुसैन जी और डॉक्टर दिनेश जी, जय हिंद। जय हिंद।